उम्र आप देखिए 10 साल की बच्ची से लेकर 50 साल तक की प्रौढ़ सबके साथ सामूहिक बलात्कार और दिन में 3-3 बार बलात्कार। ये आप किताब पढ़िएगा, अक्षय प्रकाशन की एक किताब है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं कमेंट में आपको दे दूंगी वो नाम। उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से दुर्दांत तरीके से उन स्त्रियों के साथ कितने जघन्य अपराध हो रहे थे और उन अत्याचारियों को इन्होंने पूरा सेवा भाव के साथ रखा, पूरा चाय नाश्ता गर्म खाना खिलाकर, और तब इनको यहाँ से विदा किया। और हमारे 54 सैनिक जो उनके पास कैप्टिव थे उनको छुड़वाना तो दूर की बात है, उनके बाद में हम चर्चा भी नहीं की। और ये कहती है हम दोस्ती चाहते हैं, किस शर्त पे? हमारे सैनिकों के खून पे दोस्ती चाहते हैं। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, 88 में उन्होंने सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की किताब को बैन कर दी थी, क्योंकि इस्लाम के बारे में उसमें खुल के बात की गई थी, उसके हदीस के बारे में, आयत के बारे में खुल के बात की गई थी, उस किताब को बैन कर दिया था इन्होंने। तो किताब की तो ये बात कर रहे हैं ना। अक्साई चीन का कब्जा कर रहा था चाइना, उसको पेट्रोल ही नहीं दिया, चावल अपने देश से भिजवाया, और इतने चावल भिजवाए क्योंकि उनको खाना नहीं पूरा पड़ रहा था उन सैनिकों को जो अक्साई चीन हथियाना चाह रहे थे। खाना इतना चावल भिजवाया कि हमारे देश में चावल का अकाल पड़ गया। देश जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा। माइंड दिस वर्ड कि भारत जीत रहा है कम से कम सुविधाओं में रहते हुए 62 की लड़ाई में। तो नेहरू जी रैन अवे टू यूएन, और यूएन में जाकर कहते हैं हमें शांति समझौता करना है। एक जीतता हुआ देश हारते हुए देश के साथ शांति समझौता क्यों करेगा? इसलिए समझौता किया ताकि चाइना जो कब्जा कर रहा है 38,000 स्क्वायर फीट, उतनी जमीन उसके पास जो जा रही है वो चली जाए। किस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है? नरेंद्र मोदी डरपोक है, वो अमेरिका से डरते हैं, वो नरवणे जी की किताब से डरते हैं, उन्हें डर लगता है। राहुल गांधी का जो वक्तव्य है इस पे क्या कहें? और जब ये सेना का सहारा लेते तो कुछ शर्म नहीं आती है? इन्हीं के नेहरू जी ने सेना को डिसमेंटल करने की बात की थी आज़ादी के तुरंत बाद, और कहा था कि हमारा देश सेना युद्ध के लिए देश बना नहीं है, हमें युद्ध की क्या जरूरत, हमें सैनिकों की क्या जरूरत है। तो ये सेना का सहारा लेकर अपनी गुत्थी सुलझाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो किताब की बात कर रहे हैं ना नरवणे जी की, किताब छपी ही नहीं है, और उस किताब में मनगढ़ंत बातें, कुछ का कुछ एजेंडा लेकर ये अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। एक सेना नायक, सेना अध्यक्ष और एक देश में बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त सेना नायक, हमारे देश के सैनिक बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति होते हैं और देश के लिए समर्पित होते हैं, और सेना नायक तो उससे कहीं ज्यादा बड़े पद पर होते हैं और बहुत ज्यादा विश्वसनीयता के साथ वो काम करते हैं। वो कुछ भी बोल देंगे, कोई प्रमाण है? जो किताब छपी नहीं है, बच्चा जन्म नहीं लिया उसका मुंडन कराने चल दिया राहुल गांधी। इस आदमी ने इतने घातक प्लान बना रखे हैं इस देश में रॉयट्स कराने के। ये कभी जनजी को भड़काता है, कभी सेना नायक के नाम पर खड़ा हो जाता है, कभी कहता है मुझे बोलने नहीं दिया। अबे तू कितना मतलब कि लाचार है कि एलओपी होने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद भी तुम्हें कि जनता की मदद चाहिए कि भाई मेरी मदद करो, मुझे बोलने नहीं दे रहे मोदी जी, और फिर कह रहे हो मोदी जी डरपोक। कहना क्या चाहते हो भाई? मोदी जी डरपोक भी हैं और तुमको मोदी जी बोलने भी नहीं दे रहे हैं, तो कहना क्या चाहते हो? तुम पागल बना रहे हो लोगों को। दूसरी चीज, ये किताब की बात कर रहे हैं तो किताब के ऊपर जैसे कह रहे हैं कि इस किताब को बैन कर दिया, इस किताब से डर लग रहा है। किताब से किसको डर लगता है मैं बताती हूँ। नेहरू जी ने 9 किताबें बैन की थी, उसमें 9 आर्ट्स ऑफ रामा नेपाल के ऊपर किताब थी, कैप्टिव कश्मीर किताब थी। उन्होंने जब हसरत जयपुरी ने इनके बारे में कहा था कि हिटलर का चेला नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने उनको 2 साल के लिए जेल में बंद करवा दिया था। ये किताब की कहानी है। फिर इनकी दादी जपते हैं ना, इनकी दादी ने सैटनिक, ये मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की फेमस किताब है, 1982 में आई थी, उस किताब को इन्होंने बैन करवा दिया था, क्योंकि उसमें संजय गांधी के बारे में कुछ सत्य लिख दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इस किताब के उन पंक्तियों को हटाओ, नहीं तो मैं इस किताब को बैन कर दूंगी। उसके बाद आते हैं 78 में किताब आई थी, इंदिरा गांधी का दौर था, M.O. मथाई जो उनके सेक्रेटरी थे नेहरू जी के, उन्होंने लिखा था रिमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज। उस किताब को इंदिरा गांधी ने प्रकाशित होते ही बैन करवा दिया था। ये डर होता है। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, 88 में उन्होंने सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की किताब को बैन कर दी थी, क्योंकि इस्लाम के बारे में उसमें खुल के बात की गई थी, उसके हदीस के बारे में, आयत के बारे में खुल के बात की गई थी, उस किताब को बैन कर दिया था इन्होंने। तो किताब की तो ये बात कर रहे हैं ना। तीसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि चाइना वाले में, तो चाइना की बात कहते हैं ना, तो 62 में जो लड़ाई हुई थी उसका बीबीसी का क्लिप निकाल कर देखिए। इनका नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है। इन्होंने चाइना, आप ये समझिए कि अगर कोई हमारे घर पे हमला करने आ रहा है उसको हम रसद लेकर पहुंचाएंगे, असला बारूद देंगे, खाना देंगे। इन्होंने ना सिर्फ पेट्रोल दिया उनको, अक्साई चीन का कब्जा कर रहा था चाइना, उसको पेट्रोल ही नहीं दिया, चावल अपने देश से भिजवाया, और इतने चावल भिजवाए क्योंकि उनको खाना नहीं पूरा पड़ रहा था उन सैनिकों को जो अक्साई चीन हथियाना चाह रहे थे। खाना इतना चावल भिजवाया कि हमारे देश में चावल का अकाल पड़ गया। और नेहरू जी से जब ये प्रश्न पूछा गया था बीबीसी में,
तो क्या आपके देश में बहुत भुखमरी है, लोग गरीबी में जी रहे हैं, अन्न का अभाव हो गया? तो कहा नहीं, अन्न का कोई अभाव नहीं है, आप प्लीज उसका रेफरेंस उसमें देखिएगा। ये उनका ऑन रिकॉर्ड भाषण है, नेहरू जी का इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि अन्न की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, भारत के लोगों को ज्यादा खाने की आदत है। ये हमारे देश के देशभक्त प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहते हैं कि भारत के लोगों को ज्यादा खाने की आदत है, अन्न का अभाव नहीं है। और वो अन्न सारा पहुंचा रहे थे चाइना को। उसके बाद जब चाइना ने 62 में युद्ध किया तो हमारे सेना को कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। सेना अध्यक्ष को बंबई बुला लिया और ये साहब फरार हो गए बंबई। और बंबई में जाकर फिर भी हमारे सेना ने कम से कम अभाव में, कम से कम सामान के साथ उनके दांत खट्टे करने शुरू कर दिए। और नेहरू जी इतनी छटपटाहट में आ गए कि उनको लगा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, चाइना अब ध्वस्त हो जाएगा और हमारा देश जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा। माइंड दिस वर्ड कि भारत जीत रहा है कम से कम सुविधाओं में रहते हुए 62 की लड़ाई में। तो नेहरू जी रैन अवे टू यूएन, और यूएन में जाकर कहते हैं हमें शांति समझौता करना है। एक जीतता हुआ देश हारते हुए देश के साथ शांति समझौता क्यों करेगा? इसलिए समझौता किया ताकि चाइना जो कब्जा कर रहा है 38,000 स्क्वायर फीट, उतनी जमीन उसके पास जो जा रही है वो चली जाए। ये होता है जमीन कब्जा कराना। उसके बाद जो 63 में पाकिस्तान, 63-64 में पाकिस्तान ने हमला किया था, उसमें भारत का हिस्सा 15,000 स्क्वायर फीट जमीन गया है। ये होता है जमीन कब्जा कराना। और उसके बाद आज तक उस जमीनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारा सबसे बड़ा बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था, उसका भी इंदिरा गांधी का बीबीसी के द्वारा लिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उनसे कहा गया कि आप तो जीत रही थी, जीत चुकी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया कि सबसे ज्यादा आर्मी सरेंडर 93,000 पाकिस्तानियों का आर्मी सरेंडर था। तो आप तो अपनी शर्त बनवा सकती थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि वी डोंट बिलीव इन वॉर, वो हमारे पड़ोसी हैं और हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। उस देश के लिए जिस देश ने इस देश में आतंक का वो दौर चलाया जो आज तक जिंदा है, और कितने घरों को उजाड़ा है, कितने अबलाओं की आभाएं छीनी, उनका सुहाग छीना, कितने बच्चों को जन्म से पूर्व अनाथ कर दिया। उस देश के अत्याचारियों के लिए इंदिरा गांधी कह रही हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और हम किसी पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं। उतना ही नहीं, जब बांग्लादेश का एक्विजिशन चल रहा था उस समय 30 से 40,000 बंगाल में रहने वाली स्त्रियों, स्त्री से मेरा मतलब है कि 10 साल से लेके 50 साल तक की उम्र, आप देखिए 10 साल की बच्ची से लेके 50 साल तक की प्रौढ़, सबके साथ सामूहिक बलात्कार, और दिन में 3-3 बार बलात्कार। ये आप किताब पढ़िएगा, अक्षय प्रकाशन की एक किताब है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं कमेंट में आपको दे दूंगी वो नाम। उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से दुर्दांत तरीके से उन स्त्रियों के साथ कितने जघन्य अपराध हो रहे थे, और उन अत्याचारियों को इन्होंने पूरा सेवा भाव के साथ रखा, पूरा चाय नाश्ता गरम खाना खिलाकर, और तब इनको यहाँ से विदा किया। और हमारे 54 सैनिक जो उनके पास कैप्टिव थे, उनको छुड़वाना तो दूर की बात है, उनके बाद में हम चर्चा भी नहीं की। और ये कहती हम दोस्ती चाहते हैं, किस शर्त पे? हमारे सैनिकों के खून पे दोस्ती चाहते हैं? पाकिस्तान और चाइना हमारे चिरस्थायी शत्रु के अलावा जो आधा मोर्चा हमारे देश में ये गद्दार हैं। तो वो हर बात पब्लिक में आकर नहीं कहते, उनको जो कदम उठाना तो चुपचाप से उठाते हैं। उनकी चुप्पी का लाभ उठाकर ये आदमी अपने टीम के साथ कुछ ना कुछ नैरेटिव, ऐसा फेक नैरेटिव चलाता है, लोगों को बहलाता है, बहकाता है, और अपनी गोटी सेट करना चाहता है। मैं सत्ता में किसी तरह से आ जाऊं, या देश में ऐसी अराजकता फैले जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में होते होते रह गया। पाकिस्तान में स्थिति बहुत दयनीय है। वो चाहता है कि इसी तरह की चीज भारत में हो। राहुल गांधी चाहता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें, अच्छा वो विदेश किस हैसियत से जाता है, किस काम से जाता है, उसके पास जो सिक्योरिटी है, जो उसके पोजीशन के हिसाब से उसके साथ जो टीम चलती है, उन सबको ड्रॉप करके चुपके से कहाँ जाता है और क्या करके आता है। इसकी तस्वीरें जो निकल के आती हैं उन मीटिंग से, उन टूर से, वो सब भारत विरोधी तत्व होते हैं जिनके साथ इसकी फोटोज होती हैं। क्यों होती है फोटो? इसलिए होती है क्योंकि ये भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत के खिलाफ एजेंडा इंटरनेशनल लेवल पर सेट करने के लिए फंड वहां से लेकर आकर यहाँ पर कुछ न कुछ करता रहता है, उत्पात मचाता रहता है। तो ये उसका कहना है। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे होते हैं। राहुल गांधी बाहर भी जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश के अंदर, उसकी आवश्यकता है कि विदेशी ताकतें इंटरवीन करें, इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाए। SIR का इसीलिए तो उन्होंने विरोध किया कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बार बार लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए तो जेन ज़ी रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि वो निकले लोकतंत्र को बचाएं। लोकतंत्र को बचाने की बात, मतलब शेर कह रहा है कि भाई, शेर कह रहा है कि घास भूसा खाया जाए, सात्विक आहार खाया जाए। ये तो शेर भी नहीं कह सकते, गीदड़।
वो कह रहा है जिस परिवार ने इस देश को बेच खाया अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के तो ये सगे हुए नहीं और ये हमारे देश के सगे होंगे, और ये जेन जी का आह्वान कर रहा है लोकतंत्र बचाने के लिए। आप ये बात बताइए कि अगर हमारे देश में, अगर आपके घर में कोई तरह का विद्वेष होता है, आपस में भाई बंधु में, परिवार में लड़ाई होती है, आप पड़ोसी को बुलाकर फैसला करवाएंगे? जी। पड़ोसी को बुलाएंगे फैसला के लिए? नहीं बुलाएंगे ना। आपस में निपटेंगे, समझेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे।